जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर को एक ही वीडियो में देखते हैं, जिससे कि आपको बार बार अलग अलग वीडियोस में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो आज हम यहाँ पर 6 मार्च का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एडिटोरियल्स है। शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए यहाँ पर सबसे पहले तो एक एमसीक्यू देखते हैं हर रोज की तरह। तो यहाँ पर जो वाव धन है, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। देखिए, मैंने देखा है कि कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखने में कंजूसी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में अगर आप इसका जवाब लिखते हो तो इससे आप ही का फायदा होगा। अगर नहीं पता है तो सर्च करके लिखिए, लेकिन लिखिए, क्योंकि जब हम खुद लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ कंसिस्टेंटली, कुछ लोग जो है कंसिस्टेंटली लिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है बिल्कुल ही नहीं लिखते हैं। तो देखिए, आप ही का नुकसान होना है इसमें। मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन आप ही को फायदा मिलेगा। तो आप खुद तय कीजिए आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। तो पहला यहाँ पर है कि ये रेड राइस वैरायटी है जो ब्रह्मपुत्रा वैली में ग्रो की जाती है बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के। दूसरा है कि ये आयरन रिच राइस है और इंटीग्रल पार्ट है आसामी क्यूसिन का। तो अब आपको यहाँ पर सही जवाब कौन सा है बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखिए और फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए। आइए यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस पर आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का ये जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन है, इसमें ये वाला जो एडिटोरियल है व्हाट चेंजिंग ऑन गूगल, तो ये हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिमलीपाल फॉरेस्ट, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, फॉरेस्ट के बारे में तो आपने सुना होगा कि फॉरेस्ट में फायर जो है वो लगा है, फिर उसके बाद उसमें क्या क्या किया गया है। लेकिन एग्जाम परस्पेक्टिव से, अगर खासकर हम जीएस पेपर 3 परस्पेक्टिव से देखते हैं, उसमें भी अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट परस्पेक्टिव से देखते हैं, एनवायरमेंट परस्पेक्टिव से देखते हैं, तो बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको मिटिगेटिंग मेजर्स पूछे जाते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। मतलब फ्रीक्वेंटली हमें फॉरेस्ट फायर जो है वो देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, उसका जवाब हम यहाँ पर ढूंढेंगे। प्लस अगर हम एनवायरमेंट परस्पेक्टिव से देखते हैं, तो जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, बायोस्फीयर होता है, नेशनल पार्क्स होते हैं, इसके बीच में आपको जो डिफरेंस है वो पूछा जाता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर हम वो यहाँ पर देखेंगे। तो काफ़ी हेल्दी यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। और ये अगर हम देखते हैं तो ये पॉलिटिकल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर अगर हम एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज पर आते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सैनिटेशन पुट विमेन इन चार्ज। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, मतलब हम यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन जो है उसके बारे में बातें करेंगे। और इसमें जो महिलाएं हैं उनका रोल किस तरीके का रहा है, उनका रोल किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चाएं जो है वो की जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, क्योंकि जो विमेन एम्पावरमेंट है उसके बारे में आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन उसी के साथ साथ ये अगर हम देखते हैं सीज फायर अगेन इंडिया एंड पाकिस्तान जो है उसके बारे में बात की जा रही है, जो बिल्कुल भी हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं आफ्टर पेरिस क्लाइमेट रीसेट, अगेन वही सारी चीज़ें जो है उसमें बातें जो है वो हमें देखने को मिल रही है। ये वाला जो एडिटोरियल है इन रॉन्ग कस्टडी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी, इसका डिफरेंस हम देखेंगे। प्लस यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स है उनको जुडिशियल कस्टडी के वहाँ पर रखा जा रहा है, तो वो क्यों गलत है, उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल ये हो सकता है पुलिस रिफॉर्म के मामले में, या फिर और इंडिया जुडिशियल सिस्टम जो है उसके मामले में काफ़ी इंपॉर्टेंट पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। देन ये अगर हम देखते हैं तो अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से हमें द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल देखने को मिलते हैं। देन द हिंदू अगर हम देखते हैं तो उसमें से आज सिर्फ एक ही एडिटोरियल मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये इसरो के बारे में बात कर रहा है, वो भी शॉर्ट में हम देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा ये चर्चित हो चुका था। देन यहाँ पर अगर हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, तो देखिए साइबर सिक्योरिटी जो है ऑलरेडी हमने कल उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई है। ये जो है ये प्योरली रशिया जो है उसके बारे में बात कर रहा है, तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए क्या होता है कि हम अगर इस तरीके के एडिटोरियल्स अगर पढ़ते गए, इस तरीके के एडिटोरियल पर टाइम वेस्ट करते गए, तो फिर क्या होता है, हम जो मेन मुद्दे हैं वो छोड़ देते हैं। क्या है कि स्पेसिफिक जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसी पर अगर हम ध्यान देंगे, उसी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, उसी के बारे में अगर हम सोचेंगे, तो क्या होगा, कम हमें मटेरियल याद रखना है और अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। लेकिन वही अगर मटेरियल ब्रॉड हो जाता है और फालतू का मटेरियल आ जाता है तो फिर मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए स्पेसिफिक रहिए, एग्जाम ओरिएंटेड रहिए, जिससे कि आपको एग्जाम में फायदा मिले। तो मतलब आज के जो टॉपिक्स है वो कुछ इस तरीके के हैं कि जो सिमलीपाल फॉरेस्ट है वो क्यों फायर के लिए काफ़ी प्रोन है, ये जीएस पेपर 3 पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। देन इन रॉन्ग कस्टडी, यहाँ पर हम जीएस पेपर 2 पर्सपेक्टिव से देखेंगे।
देन सैनिटेशन पुट विमेन इन चार्ज, यहाँ पर हम जीएस पेपर 3 पर्सपेक्टिव से देखेंगे। एंड न्यू स्पेस अगर हम देखते हैं तो ये जीएस पेपर 3 पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो इस तरीके से हमें आज के टॉपिक देखने को मिलते हैं। उससे पहले अगर आपने एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लाए जा रहे हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी का कोर्स कम्प्लीटली अवेलेबल है, इंडिया ईयर बुक, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसी के साथ मॉडर्न हिस्ट्री। तो मतलब बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि इकोनॉमी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, मतलब जीएस 1 2 3 4 एंजॉय, मतलब मजा आ जाएगा आपको। और ये सब आपको मिल रहा है हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट लोएस्ट प्राइजेस में। मतलब बाकी जगहों पर आपको जितना एक महीने का देना पड़ता है, यहाँ पर उससे भी कम में आपको एक साल का मिल रहा है। तो मतलब एक साल मस्त आराम से बैठ के आप देख सकते हो। और अलग अलग है, ऐसा नहीं कि एक साल का ही आपको लेना है, आप यहाँ पर एक महीने का भी ले सकते हो, 3 महीने के ले सकते हो, 6 महीने का ले सकते हो, जितना भी आपको रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से आप ले सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक महीने का जो है वो आप लीजिएगा ही मत, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एक महीने का लिया और फिर जब वो एक्सटेंड करना चाह रहे हैं वो बोल रहे हैं एक ही 2 दिन में कि मुझे एक्सटेंड करना है, मुझे एक्सटेंड करना है ना। तो इससे बेटर है कि आप कम से कम 6 महीने का ले लो, जिससे आप आराम से बैठ के एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। देन पीडीएफ से आप रिवीजन कर सकते हो, काफ़ी क्रिस्प और अच्छी पीडीएफ जो है वो आपको मिलती है। तो मतलब एमएम एकेडमी आप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, साइन अप करना है आपको। देन डेमो लेक्चर्स, मतलब हर एक सेक्शन में जो पहले 2 लेक्चर्स है वो डेमो लेक्चर्स है, वो आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप प्रोफाइल में जा सकते हो, देन उसके बाद प्लान परचेस कर सकते हो और कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हो। तो ये तो हो गया ऑल इन वन, मतलब ऐसा है कि एक बार अगर आप लोगे तो जितने भी वीडियोस है सभी वीडियोस आप एंजॉय कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई कोर्स के लिए 6 महीने का आपने लिया है, 6 महीने तक जितने भी कोर्सेज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और जितने भी वीडियोस आएंगे वो सभी वीडियोस आप 6 महीने के टाइम पीरियड में एंजॉय कर सकते हो, कितनी भी बार देख सकते हो। वही अगर आपको इंडिविजुअल कोर्सेस एंजॉय करना है तो उसके लिए एमएम एजुकेशन ऐप जो है ये डाउनलोड करो, सिंपल सी बात है। ये अगर आप कर लोगे तो वहाँ पर आपको इंडिविजुअल कोर्स जो है वो देखने को मिलेगा। तो मतलब मौजा ही मौजा है ना, आराम से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं सिमलीपाल फॉरेस्ट क्यों यहाँ पर इतना प्रोन है फायर के लिए, और उसी के साथ साथ इसमें क्या हम मिटिगेटिंग मेजर्स ले सकते हैं, प्लस यहाँ पर हम जो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होती है, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क्स हो गया, इसमें डिफरेंस क्या है उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी हेल्दी डिस्कशन होने वाला है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले न्यूज़ क्या है। रिसेंटली मैसिव फायर जो है वो यहाँ पर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या निकलता है कि कहाँ पर है ना, कहाँ पर है, तो ये है उड़ीसा में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमें उड़ीसा देखने को मिलता है और यहाँ पर आप देख सकते हो सिमलीपाल, है ना। कोर एरिया जो है बायोस्फीयर का वो अनटच रहा है फायर से, लेकिन यहाँ पर डैमेज जो है रिच बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा हुआ है। बायोडाइवर्सिटी जो वैरायटी है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान जो है वो पहुँचा है, ठीक है। अब यहाँ पर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता रहना चाहिए। ये एक नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बेसिकली टाइगर जो है वो भी देखने को मिलते होंगे। नदर्न पार्ट ऑफ द उड़ीसा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, ओहो यहाँ तो मेरा नाम आ गया। तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें 1994 सेंटर ने इसको और उसके एडजॉइनिंग एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व करके डिक्लेयर कर दिया। इसमें हमें 5569 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ये चीज़ जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर किया गया और स्टेट पीएससी के लिए कब डिक्लेयर किया गया ये आपको पता है, यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पर हमें जब बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल रहा है ना, नेशनल पार्क देखने को मिल रहा है, तो फिर यहाँ पर बहुत ज़रूरी है हमें पता रहना कि इनमें डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हम देखते हैं, इसमें देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको अलग अलग जो एनिमल्स या फिर जो फ्लोरा है, फोना है, वो देखने को मिलता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बेसिकली क्या है कि एक ऐसा एरिया है नेचर का जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या निकलता है हमारा कि गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा ये ओन किया जाता है। किसकी प्रॉपर्टी? गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है, या फिर कोई भी प्राइवेट एजेंसी जो है उसके द्वारा ओन किया जाता है। कोई भी प्राइवेट एक ट्रस्ट एजेंसी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब इसका मोटिव क्या है, ये जो ओन कर रहे हैं इसका मोटिव क्या है? मोटिव है कि यहाँ पर पर्टिकुलर स्पीशीज जो है फ्लोरा एंड फोना के, उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जा सके। यहाँ पर बेसिकली ये हो गए कुछ ट्रीज प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे, उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन जो है वो दिया जा सके। ये हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसका ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। देन जब हम बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क जो है ये रिजर्व्ड एरिया होता है। समझ रहे हो आप? मतलब बेसिकली नेशनल पार्क क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि रिजर्व्ड एरिया होता है जो कि ओन किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर कोई प्राइवेट नहीं आ रहा है,
ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट जो उनके द्वारा ओन किया जा रहा है और ये प्रोटेक्टेड होता है। इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है किससे? इंडस्ट्रियलाइजेशन, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, पोल्यूशन, इन सब से उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, प्रिजर्व किया जा रहा है। उसको हम कहते हैं नेशनल पार्क। ठीक है, मतलब अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं तो प्राइवेट एजेंसी जो उसके द्वारा भी ओन की जा सकती है, नेशनल पार्क गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा ओन किया जाता है। सेकेंड चीज ये है कि यहाँ पर ये रिजर्व्ड एरिया है जो कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मोटिव क्या है कि सिर्फ हमें जो फ्लोरा फौना है वहां पर उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, एंड थर्ड यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व, ये मतलब समझ लो एक पूरा घर है ना, उसके बच्चे, मतलब यहाँ पर समझ लो कि जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व मतलब पूरा एक सबसे बड़ा। बायोस्फीयर रिजर्व जो टर्म है ना, टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर पर्टिकुलरली आप पूरा ग्रीन जो देखोगे, ग्रीन है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, पूरा का पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है ये हमें नेशनल पार्क देखने को मिलता है, ये वाला जो पोर्शन है इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलता है, ये वाला जो है ये बफर जोन है। तो अलग अलग जोन्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये पूरा अगर हम देखते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर है, मतलब उसमें हमें बफर जोन, कोर एरिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क को और रिफाइंड तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों इससे ओन किया जाता है। तो बट ऑब्वियसली यहाँ पर लेस रिस्ट्रिक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मॉडरेट रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। नेशनल पार्क अगर हम देखते हैं तो हेवी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट के ही द्वारा ओन किया जाता है, हेवी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, है ना। यहाँ पर बेसिकली उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको कंजर्व करके रखना है। यहाँ पर अगर आप देखो कैटेगरी 4 टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया होती है, यहाँ पर प्रोग्राम बाय यूनेस्को, एंड कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है एनिमल, इंसेक्ट्स, बर्ड, इन सबको। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, एंड फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट सभी को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। और रिफाइंड तरीके से अगर आपको मेंस में आता है क्वेश्चन कि क्या डिफरेंस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर और नेशनल पार्क में, तो आप टेबल बनाकर भी लिख सकते हो कि ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हम देखते हैं नेचुरल हैबिटेट है, ओन किया जाता है गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी के द्वारा, और ये सेफगार्ड करता है पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, पर्टिकुलर स्पीशीज को। वही अगर हम बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो ये नोटिफाइड एरिया है जो यहाँ पर लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर करता है, मल्टीपल नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड रिजर्व एज वेल। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाता है बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एज अ होल, पूरे एनवायरमेंट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए। एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल, ये सब यहाँ पर प्रोटेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है स्पेसिफाइड एरिया की, ये यहाँ पर प्रोटेक्ट की जाती है ना। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं रिस्ट्रिक्शन जो है वो थोड़े कम होते हैं। अगर हम नेशनल पार्क देखते हैं तो हाईली रिस्ट्रिक्टेड जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब अगर हम रैंडम जनरल पब्लिक का एक्सेस देखते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो परमिशन जो है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, अगर अंदर जाना है, कुछ करना है तो। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो परमिशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो इस तरीके से डिस्टिंग्विश जो है वो आपको पता रहना चाहिए। अगेन आते हैं हम सिमलीपाल पर। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अगर हम देखते हैं, जैसे हमने देखा है ना, रिच बायोडाइवर्सिटी जो है उसको यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है फायर की वजह से, जो आग यहाँ पर लगी है। तो इसमें 94 स्पीशीज ऑफ ऑर्चिड्स, 3000 स्पीशीज ऑफ बाकी प्लांट्स, 21 स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस, 62 रेप्टाइल्स, 361 ऑफ बर्ड्स एंड 42 ऑफ मैमल्स। यहाँ पर अगर आप देखो स्पीशीज की बात हो रही है, यहाँ पर नंबर्स की बात नहीं हो रही है, अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग स्पीशीज, उनकी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो आप देखिए रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर फॉरेस्ट कौन से हैं, अगर आपने ज्योग्राफी के एमएम एकेडमी के लेक्चर्स देखे हैं उसमें हमने वेजिटेशन कवर किया हुआ है। उसमें हमने ओवरऑल इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होता है, देन उसके बाद डेसिडियस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, इस तरीके से जो अलग अलग फॉरेस्ट कवर किए हैं उसमें से यहाँ पर ये वाला अगर हम देखते हैं तो कौन से फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट जो है मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट विद ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पर लीव्स जो है वो शेड करेंगे या नहीं करेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें लीव्स शेड नहीं करते हैं, लेकिन बाकी डेसिडियस में अगर आप देखोगे तो लीव्स जो है वो शेड करते हैं, मतलब पत्थर जो है वो हमें देखने को मिलता है, पत्ते जो है वो गिरते हैं, बराबर है। तो अब यहाँ पर जो फायर है वो क्यों इतनी होती है, क्यों ये फॉरेस्ट एरिया जो है प्रोन है फायर के लिए। तो देखिए जनरल जो फॉरेस्ट फायर सीजन है वो हमें देखने को मिलता है फरवरी से लेकर मई के बीच में। ठीक है, डेसिडियस ट्रीज जो है वो अपने लीव्स वहाँ पर शेड करते हैं, मतलब पतझड़ जो है वो हमें देखने को मिलता है। और इसलिए छोटे से छोटा फायर जो है वो भी यहाँ पर फॉरेस्ट में बहुत बड़ी आग जो है वो लगा सकता है, छोटे से छोटा फायर, क्योंकि पतझड़ है,
सूखे पत्ते हैं, धड़ 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 आग लग गई, भड़बड़ भड़बड़ फट गई, है ना। लास्ट मेजर फॉरेस्ट जो है वो 2015 में रिपोर्ट किया गया था। इवन जो लाइटनिंग होती है वो भी यहाँ पर फायर जो है वो कॉज कर सकती है। एक लाइटनिंग हो गई, वहां से आग लग गई, भड़क गई, है ना। और मोस्ट ऑफ द फायर अगर हम देखते हैं तो मैनमेड हमें देखने को मिलती है। मैनमेड मतलब कैसे कि लोग क्या करते हैं, लोग वहां पर छोटी सी चिंगारी अगर रह जाती है तो वहां पर आग लग जाती है। विलेजर जो है वो वहां पर ड्राई लीव्स जो होते हैं, जो पतझड़ वहां पर गिरते हैं, उनको यहाँ पर क्लीन करते हैं। उसके लिए वहां पर क्या करते हैं, वो आग लगा देते हैं, जिससे कि महुआ फ्लावर जो है उनको वहां पर इजीली कलेक्शन हो सके। तो ये मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो सबकी जड़ जो है वो मैन ही है ना। तो मतलब बेसिकली मैन को एनिमल बोलना चाहिए, एनिमल को मैन बोलना चाहिए। खैर, तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कंट्रोल में कैसे लाया जाए, ये है बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट। ये है बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, तो सबसे पहले तो यहाँ पर फायर जो है हर साल होता है, लेकिन ये कंट्रोल में लाया जाता है, खुद ही कंट्रोल में आ जाता है रेनफॉल के वजह से। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो रेनफॉल हो रहा है उसकी वजह से अपने आप वो कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें की गई है, जैसे कि यहाँ पर फायर लाइन जो है वो यहाँ पर क्रिएट की जाती है, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर पता चल जाए कि कौन कौन से यहाँ पर होगा, किस तरीके से होगा, और फिर उसको कंट्रोल किया जाए। एक लाइन अगर हम यहाँ पर सेट कर देते हैं तो मतलब फायर जो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर जो ड्राइड बायोमास है उसको यहाँ पर क्लियर करना, यहाँ पर साइट्स क्लियर करना, जिससे कि जो सूखे पत्ते हैं वो यहाँ पर जल्दी से आग ना पकड़े, या फिर रहेंगे ही नहीं तो आग कहाँ से पकड़ेंगे। देन यहाँ पर पोचर जो होते हैं उनको क्रैक डाउन कर देना, है ना। जो यहाँ पर पोचर्स है जो यहाँ पर लेने के लिए गए हैं, क्या करते हैं वो कि बेसिकली वहाँ पर जो पोचर्स होते हैं जो एनिमल की हंटिंग कर रहे हैं, वो क्या करते हैं एक जगह पर लगा देते हैं जहाँ पर उस साइड एनिमल जो है वो नहीं जाने चाहिए, है ना। एनिमल इसी साइड रहने चाहिए, तो वहाँ पर क्या करते हैं वो आग लगा देते हैं, एनिमल्स इस साइड रहते हैं आग को डर के, और फिर वहाँ पर वो हंटिंग करते हैं, पोचिंग करते हैं, है ना। तो ये जो है, ये जो आग लगा रही है वहाँ पर एक बाउंड्री बनाने के लिए, तो आग जो है फैलती जाती है, फैलती जाती है, फैलती जाती है। देन उसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर आपको मेंस में पूछा जाए तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बाकी प्रोटेक्टेड एरियाज अगर हम उड़ीसा में देखते हैं तो उसमें हमें नेशनल पार्क, यहाँ पर आप देख सकते हो भितरकनिका नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जो एंडेंजर्ड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है उनके हमें देखने को मिलते हैं। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगर हम देखते हैं तो उसमें कई सारी हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता रहना चाहिए, खासकर अगर आप स्टेट पीएससी जो है उड़ीसा की स्टेट पीएससी उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है ये खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर सिमलीपाल फॉरेस्ट क्यों इतना प्रोन है फायर के लिए, देन उसके बाद उसके पीछे के कारण और उसके सॉल्यूशंस, और उसी के साथ साथ जो टर्मिनोलॉजी में डिफ्रेंसिएशन है वो अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट, रिसेंटली उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया है टू पोस्ट आईपीएस ऑफिसर्स एज सुपरिटेंडेंट्स ऑफ प्रिजन। तो ये यहाँ पर गलत क्यों है, क्यों इसका इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि पीआईएल जो है वो यहाँ पर दाखिल की गई है इसके लिए। आपको लगेगा ये जो चीज़ है ये तो पुलिस की हाथ में होती है, तो यहाँ पर पुलिस आईपीएस ऑफिसर जो उसको अगर यहाँ पर लिया गया है, उसको यहाँ पर अगर इशू किया गया है नोटिफिकेशन, तो फिर गलत क्या है। यही सारी चीज़ें तो हम यहाँ पर समझनी है, इसी में का डिफ्रेंसिएशन तो समझना है। और ये अगर हम डिफ्रेंसिएशन समझते हैं तो इसीलिए फिर यहाँ पर हमें कौन सी पोस्ट यहाँ पर डालनी है, कौन सी पोस्ट पर जाना है, कौन सी पोस्ट पर हम जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज क्लियर करने के बाद वो हमारे दिमाग में क्लैरिटी रहती है। तो चलिए देखते हैं अब सबसे पहला इशू क्या है। देखिए उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है रिसेंटली उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि आईपीएस ऑफिसर को एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ सिद्दरगंज, हल्द्वानी और हरिद्वार, देहरादून, रुड़की प्रिजन में भेजा जाए। यहाँ पर प्रिजन में भेजा जाए ये बोला जा रहा है, ठीक है, मतलब पुलिस चौकी में नहीं, यहाँ पर पुलिस थाने में नहीं, प्रिजन्स में यहाँ पर भेजा जाए। मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रेज हो गए हैं बोथ इन लीगल एंड गवर्नेंस टर्म। मतलब यहाँ पर लीगल इशू भी आ रहे हैं, ठीक है, मतलब ठीक है एक बार का हम गवर्नेंस सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है गवर्नमेंट जो ऐसा नहीं करती होगी, लेकिन लीगल भी, लीगल कैसे क्या इशू आ सकते हैं। वैसा आईपीएस ऑफिसर को अगर वहाँ पर भेज रहे हैं देखभाल करने के लिए, रखवाली करने के लिए, तो उनका तो वही काम होगा, फिर क्या प्रॉब्लम है। तो फिर यहाँ पर पीआईएल जो है वो दाखिल क्यों की गई है अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिसीजंस उत्तराखंड हाई कोर्ट में, यही चीज़ को तो हमें यहाँ पर समझना है। यही चीज़ को समझेंगे तब हमारे दिमाग की क्लैरिटी जो है वो सही तरीके से काम करेगी। अब देखिए मैटर किस तरीके का है, डिसीजन जो है, डिसीजन ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है प्रोविजन ऑफ उत्तर प्रदेश जेल ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विस रूल 1982। यहाँ पर उत्तर प्रदेश
जो ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विस रूल है 1982 का, उसका ये उल्लंघन करता है, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। कैसे? अमाउंट टू पुलिस कस्टडी बाय गिविंग पुलिस डायरेक्ट एक्सेस टू प्रिजनर्स ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी। यहाँ पर दो टाइप की कस्टडी आती है, एक आती है पुलिस कस्टडी, दूसरी आती है प्रिजनर्स कस्टडी, पीपी कस्टडी। ठीक है, अब दोनों पी से शुरू होते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, पुलिस कस्टडी में और जुडिशियल कस्टडी में। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो प्रिजनर्स है उनको जब पुलिस कस्टडी में रखा जाता है तब क्या होता है, प्रिजनर्स को जब जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है तब क्या होता है, ये यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम कस्टडी जो है वो समझते हैं, कस्टडी एंड अरेस्ट। देखिए, कस्टडी मतलब क्या होता है, हिरासत में रखा जा रहा है, हिरासत में रखा जा रहा है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एखादे व्यक्ति ने कुछ गुनाह किया है, उस पर ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है कि देखो यार उसने ऐसा कर दिया है, उसको कस्टडी में ला रहे हैं, फिर उससे कुछ पूछताछ कर रहे हैं कि आपने ऐसा किया क्या, वो किया क्या, फलाना किया क्या, ढिमकाना किया क्या, है ना। और जो अरेस्ट है वो ऐसा होता है कि हाँ, यहाँ पर वारंट जो है वो हमें मिल चुका है, वारंट पूरा तरीके से आ चुका है और अब उसे यहाँ पर अरेस्ट जो है वो हमें करना है। अरेस्ट वारंट जो है वो सभी इसमें लगता है ना। वारंट जो है जैसे एक होता है पुनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब पुनिटिव डिटेंशन की जब हम बात करते हैं, मतलब कोई गुनाह हो गया है उसके बाद अगर किसी को कस्टडी में लिया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, उसके लिए वारंट जो है वो तो लगता ही है। वारंट प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं लगता है। याद कीजिए आर्टिकल है ना हमारे फंडामेंटल राइट्स के, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसमें कैसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति पर आशंका जताई जा रही है कि हाँ वो ये क्राइम कर सकता है, उससे पहले ही उसे पकड़ लेना, है ना, उसके लिए वारंट जो है उसकी जरूरत नहीं होती है। बराबर है, तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बेसिकली अब यहाँ पर कस्टडी जो है, कस्टडी एंड अरेस्ट, इसमें का थोड़ा डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर हम सबसे पहले पुलिस कस्टडी जो है वो क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या है, कोई एक क्रिमिनल है, उसने कोई क्राइम किया है, अब पुलिस आई, पुलिस ने बोला चल बेटा पुलिस स्टेशन, अब वो सीधा उसको जो जेल होती है वहां पर लेकर जाती है क्या? नहीं, उसको तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन में लेकर जाती है ना। अब पुलिस स्टेशन में लेकर जाने के बाद जब वो पुलिस स्टेशन में लेकर जाती है तो वहां पर उसे पूछताछ करेगी, वहां पर पुलिस स्टेशन में ही उसे रखेगी। अब यहाँ पर क्या होता है, पुलिस स्टेशन में कितने टाइम तक उसे रखा जा सकता है, पुलिस स्टेशन में भी कितने टाइम तक उसे कैद करके रखा जा सकता है, उस पर भी पाबंदी है। मतलब अगर हम हमारे संविधान के तहत देखते हैं तो 24 घंटे जो है उससे ज़्यादा उसे नहीं रखा जा सकता है। मजिस्ट्रेट जो है उसके सामने रखना पड़ता है, उसके सामने लेकर जाना पड़ता है फॉर दी परमिशन। अब यहाँ पर जो ट्रैवलिंग का टाइम है एक्सक्लूड हो जाता है कि ट्रैवलिंग का टाइम क्या है, मतलब जब भी उसको अरेस्ट करके लाया गया टाइम वाइम लिख लिए जाते हैं कितने इतने टाइम पर उसको लाया, फिर 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको रखना पड़ता है और फिर मजिस्ट्रेट बताता है कि हाँ फर्दर उसको रखना है नहीं रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो फिर वो बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है या मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ऐसा बोलती है कि देखो ऐसा है कि इसको और हमारे पास रखना पड़ेगा, अगर इसको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है तो फिर ये जो सबूत है वो मिटा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो ठीक है हम इसको रख देते हैं। फिर उसके बाद वो 15 दिन जो है उसके अंदर अंदर उसको छोड़ना पड़ता है या फिर उस पर निर्णय जो है वो लेना पड़ता है, तो वो भी 15 दिन की सीमा दी गई है। इसको 90 डेज जो है वो भी यहाँ पर रख सकते हैं फॉर 90 डेज। लेकिन कब? ऐसा अगर इसने क्राइम किया है जिसमें जो पेनाल्टी है वो डेथ पेनाल्टी है, मतलब समझ लो कि डेथ पेनाल्टी जो है वो अगर दी गई है किसी का रेप करके उसको मर्डर करने में, ठीक है, तो अगर इस व्यक्ति ने वो किया है तो फिर यहाँ पर 90 डेज जो है उसके लिए भी उसको रखा जा सकता है। जहां पर 15 डेज में बोल रहा हूं वहां पर 90 डेज जो है वो भी रखा जा सकता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर पुलिस कस्टडी आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट आता है वो है जुडिशियल कस्टडी। अब यहाँ पर सेक्शन 167(2) ऑफ हम सीआरपीसी अगर हम देखते हैं तो पुलिस ऑफिसर जो है वो यहाँ पर अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने रखता है और फिर मजिस्ट्रेट जो है वो उसको या तो पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में भेजने की बात कर सकता है। अब यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस कस्टडी का तो मैंने आपको बता दिया कि अगर पुलिस कस्टडी में भेजता है तो 15 दिन के लिए, देन 90 डेज के लिए कब, ये सारी चीजें कि पुलिस को और पूछताछ करनी है, पुलिस को और इंटरोगेशन करना है, ये सब के लिए। जुडिशियल कस्टडी में अगर भेजते हैं तो मजिस्ट्रेट जो है उनके पास कस्टडी रहती है अरेस्टेड पर्सन की और फिर उसको जेल में भेज दिया जाता है। अब ये मेन जेल में चला गया है, अब ये उसको मेन जेल जो है उसमें भेज दिया गया है ना। मूवीज की वजह से काफी हमें कंफ्यूजन होता है कि साला जेल कौन सा है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, पुलिस स्टेशन में क्या होता है, जेल में क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है ना। तो यहाँ पर आपको ये चीज पता रहना चाहिए कि जेल जो है उसमें यहाँ पर भेज दिया जाता है। ड्यूरिंग दिस कस्टडी, इस कस्टडी के दौरान पुलिस जो है वो इंट्रोगेट कर सकती है अरेस्टेड पर्सन का सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट के परमिशन के साथ ही, सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट के परमिशन के साथ ही। अब आपको आ रहा होगा, थोड़ा लिंक लग रही होगी कि हाँ
मतलब यहाँ पर जो पीआईएल दाखिल की गई है उसमें अब थोड़ा यहाँ पर लॉजिक जो है हमको समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि अगर जेल में किसी व्यक्ति को भेजा गया है तो वहां पर पुलिस को पूछताछ करने के लिए अगर आना है तो मजिस्ट्रेट की परमिशन लेकर आना पड़ता है। अब सोचिए कि यहाँ पर अगर जो देखभाल करना है उसके लिए तैनाती अगर पुलिस को रख दिया जाए तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना मित्रों, यही तो बात है। इसीलिए तो पीआईएल जो है वो की गई है। अब समझ में आपको, जुडिशियल कस्टडी जो है वहां पर पुलिस को अनुमति नहीं होती है बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के। अगर वही देखभाल करने के लिए अगर पुलिस को रख दिया जाए फिर उस चीज का मतलब ही क्या रहेगा। अब यहाँ पर अर्लियर प्रैक्टिस की जब हम बात करते हैं तो अर्लियर प्रिजन डिपार्टमेंट जो है वो हेड किया जाता था प्रिजन ऑफिसर या फिर आईएएस ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रिजन डिपार्टमेंट जो है वो किसके द्वारा हेड किया जाता था, आईएएस ऑफिसर के द्वारा। अभी भी अगर हम देखते हैं बिहार जो है वो इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर आईएएस ऑफिसर जो है वो प्रिजन डिपार्टमेंट को हेड करते हैं एज ए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स और को रैशनल सर्विस। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है अभी इस चीज़ के लिए एज ए हेड ऑफ प्रिजन डिपार्टमेंट, जो कि ये सही नहीं है क्योंकि पुलिस ऑफिसर जो है उनको इंट्रोगेशन के लिए भी इजाजत नहीं होती है बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के जेल में आने की, है ना। तो ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो को रैशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके फिलोसॉफी के अगेंस्ट में जाता है। अब ये कौन सी फिलोसॉफी है, देखिए आपको पीएचडी नहीं करनी है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये जो को रैशनल है इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो भी यहाँ पर प्रिजन्स के लिए प्रिजन के लिए जो भी यहाँ पर चीज़ें बनाती है उसको यहाँ पर कहा जाता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है कि यहाँ पर जो कैदी है उसको जेल में डालना, कैदी जो है उसको यहाँ पर जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो सिखाना, कैदी जो है उसको यहाँ पर काम करवा लेना, कैदी जो है उसको यहाँ पर और क्राइम करवाने से रोकना, कैदी जो है उसको यहाँ पर अच्छा होने के बाद फिर से घर पे भेज देना। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, सारी जो प्रोसीजर है, ये सारी प्रोसीजर की ये अगेंस्ट में जाता है, इसकी फिलोसॉफी के अगेंस्ट में जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पुलिस आ रहे हैं, पुलिस ने यहाँ पर बार बार उसको बाहर से पूछते रहेंगे चल बताए किया क्या नहीं किया, बताए किया, ऐसे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसके लिए कमिटीज जो है उसका भी गठन यहाँ पर हमें देखने को मिला है कई बार, जैसे कि जस्टिस मुल्ला कमेटी प्रिजन रिफॉर्म रिपोर्ट, देन उसके बाद जस्टिस कृष्णा अय्यर कमेटी विमेन प्रिजनर्स रिपोर्ट। इसमें इन्होंने क्या किया, एडवोकेट किया है कि प्रिजन जो है वो हाउस ऑफ रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन रहना चाहिए प्रिजनर्स के लिए और उनकी फैमिलीज के लिए। मतलब यहाँ पर उन्होंने रिकमेंड किया है कि एक स्पेशलाइज्ड ऑल इंडिया प्रिजन सर्विस जो है वो हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। ऑल इंडिया सर्विसेज जैसी होती है ना उसी तरीके से ऑल इंडिया प्रिजन सर्विसेज हमें निकालनी पड़ेगी इन द लाइंस ऑफ आईपीएस एंड आईएएस। ठीक है, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, इंडियन पुलिस सर्विसेज है, वैसे ही प्रिजन सर्विसेज वो भी यहाँ पर रहनी चाहिए, जिससे कि जो प्रिजन है वहां पर हेड करने के लिए आप आईपीएस को क्यों रख रहे हो वहां पर। आईपीएस एक पुलिस ऑफिसर है और पुलिस जो है उनको वहां पर इजाजत नहीं होती है जाने के लिए, वहां पर जुडिशियल कस्टडी में वो नहीं जा सकते हैं। पुलिस कस्टडी है तो वहां तक ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में वो कैसे आप भेज रहे हो, जुडिशियल कस्टडी में उनको कैसे तैनात कर रहे हो, ये तो यहाँ पर गलत हो जाता है ना, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब कंसर्न क्या है, कंसर्न ये है कि अगर पुलिस ऑफिसर जो उनको प्रिजन के लिए हम अपॉइंट करते हैं आइदर सुपरिटेंडेंट्स या फिर जेलर्स, तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो है सेपरेशन ऑफ पावर का उसका यहाँ पर वायलेशन होता है, जो हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर होता है, यहाँ पर क्या सेपरेशन ऑफ पावर आ गया है। देखिए यहाँ पर मीनिंग ऑफ जुडिशियल कस्टडी मतलब क्या है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो खत्म हो चुकी है। सेपरेशन ऑफ पावर समझिए कि क्या है, एक एक इंसान की कुछ पावर होती है और सबको सेपरेट पावर्स दी गई है। अब यहाँ पर पुलिस की पावर क्या है, पुलिस की पावर है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, प्लस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के साथ साथ जो भी उनको इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर करना है। अब जब उसको पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, इसका मतलब यह है कि अब इनकी जो पावर है वो खत्म हो चुकी है, मतलब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसको पुलिस कस्टडी से सीधा जो जुडिशियल कस्टडी है उसमें यहाँ पर भेजा जा रहा है अंडर द सुपरविजन ऑफ जुडिशरी। अब यहाँ पर जो जुडिशरी है उसका यहाँ पर काम जो है वो शुरू हो गया है। ठीक है, तो अब अगर ये इंटरफेयर यहाँ पर कर रहे हैं तो सेपरेशन ऑफ पावर जो उसका भी हनन यहाँ पर होता है। तो ऐसे भी आपको मिक्स क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, मेंस में आपको आ सकता है। ठीक है, ये सिनारियो में पुलिस ऑफिसर जो उनको प्रिजन को हेड करने को बोलना, ये यहाँ पर स्पिरिट जो है इस प्रोविजन की उसको वॉयलेट करता है। समझ में आ रहा है आपको। अब वे फॉरवर्ड जो है वो क्या हो सकता है, क्या किया जाना चाहिए। देखिए हर एक डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर बेसिक प्रॉब्लम क्या है, बेसिक प्रॉब्लम है वैकेंसीज की, है ना। बेसिक प्रॉब्लम वैकेंसीज की कि इतने सारी वैकेंसी पड़ी हुई है, मतलब कोई है ही नहीं वहां पर, लोग ही नहीं है काम करने के लिए, मैन फोर्स ही नहीं है काम करने के लिए।
अब ऐसे सिनारियो में आप ये भी बोलोगे यार फिर यूपीएससी की इतनी कम जगह क्यों निकल रही है, 712 जगह क्यों निकल रही है, ये तो मुद्दा है ही ना यार बात करने का। तो वे फॉरवर्ड अगर हम देखते हैं तो बेसिकली वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, इनको मिक्स करना पड़ रहा है, इनको उधर लेके आते हैं उनको उधर लेके जाते हैं। हर एक डिपार्टमेंट जो है क्रिएट किया जाता है फॉर दी पर्पज, कोई ना कोई पर्पज के लिए किया जाता है, जिसमें ट्रेनिंग जो है वो भी इन्वॉल्व होती है ना। तो उसके हिसाब से जॉब रिक्वायरमेंट्स होता है। अब सोचिए आप कि अगर कोई ग्रुप बी एग्जाम है, ठीक है, ग्रुप सी एग्जाम है, अब ग्रुप सी एग्जाम वाले को अगर हम सीधा आईएएस वाले के इस पे बिठा देंगे तो फिर वहां पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगा या नहीं, है ना। जो बंदा यूपीएससी दे रहा है और जो बंदा ग्रुप सी की एग्जाम दे रहा है, तो दोनों की अपनी अपनी जॉब रिक्वायरमेंट्स है, दोनों की अपनी अपनी जॉब रिक्वायरमेंट्स है, तो दोनों अपने अपने फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्वाइप करेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकता है ना। इसी की वजह से लैटरल एंट्री जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम बताया जा रहा है। पुलिस पर्सनल जो है रिक्रूट किए जाते हैं, ट्रेन किए जाते हैं, जिससे कि क्राइम को डिटेक्ट कर सके एंड लॉ एंड ऑर्डर जो उसको मेंटेन कर सके, इसके लिए पुलिस पर्सनल को ट्रेन किया जाता है। अब प्रिजन ऑफिसर जो है उनको रिक्रूट और ट्रेन किया जाता है, जिससे कि जो ऑफेंडर्स है, जो कैदी है, उनको रिफॉर्म और रिहेबिलिटेशन किया जा सके। अब अगर सोचिए कि यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ पर प्रिजनर ऑफिसर है, वो यहाँ पर जाना चाहिए जो कैदी है उसके पास, उसको बोलना चाहिए कि कैसा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है ना, तुमने क्यों ये क्राइम किया, अभी अच्छे से काम करोगे ना, अभी ये काम करो, अभी वो काम करो, ये करो वो करो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, ऐसी कुछ चीजें। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर को तैनात कर दिया, वो वहां पर जाकर बोलेगा शक्ल के आने के लिए, अकल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे तुम, दे दनादन दे दनादन दे दनादन, बेचारा सुधरने के बजाय और बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ही प्रॉब्लम होते हैं। पुलिस पर्सनल को रिक्रूट किया जाता है जिससे कि आप यहाँ पर क्राइम को डिटेक्ट करो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो, ना कि जिनको पकड़ा हुआ है उनको फिर यहाँ पर रिफॉर्म या रिवेलेट करो, है ना। इसलिए यहाँ पर क्या है, हमें सोशल वर्कर जो उनको भी यहाँ पर अपॉइंट करना पड़ेगा सफिशिएंट नंबर्स में एज अ काउंसिलर, जिससे कि वो उनको काउंसिल करे, उनको बताए, उनको मोटिवेट करे, है ना। रेगुलर ट्रेनिंग जो है ह्यूमन राइट्स की वो भी हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी प्रिजन स्टाफ को। उसी के साथ साथ जो वैकेंसीज है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वैकेंसीज है, उसको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। मतलब अगर आप देखोगे हाई एज 30 to 40% एज पर इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 वैकेंसीज अच्छी है, मतलब आधे ही लोग भरे हुए, सिर्फ अगर देखा जाए तो आधे लोग खाली है, फिर भी वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर हमें सफिशिएंट स्कोप जो है अपवर्ड मोबिलिटी फॉर प्रिजनर ऑफिसर्स वो यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि प्रमोशन उनको प्रॉपर तरीके से मिल सके। हमें आईएएस की हायरार्की पता है, हमें आईपीएस की हायरार्की पता है, इनकी पता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। मतलब बेसिकली प्रिजन ऑफिसर जो है वो डिमोटिवेटेड बहुत ज़्यादा रहते हैं कि उनको जो भी एक्चुअल में जो रिवॉर्ड चाहिए वो मिलता नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ वहाँ पर हो जाए तो फिर उन पे इल्ज़ाम जो है वो लग जाते हैं, मीडिया जो है वो सीधा खोलने के लिए दौड़ती है, कभी प्रेज नहीं करती है, तो डिमोटिवेटेड रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर करनी चाहिए, तब जाकर हम प्रॉपर जो सिनारियो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक पर आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली होगी, और मिली है तो आप शेयर भी ज़रूर कीजिए, शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस रोल इन स्वच्छ भारत मिशन। अब जो महिलाएं हैं उनका रोल जो है यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखिए छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आपको बहुत कुछ पता भी है, काफ़ी साल से चल रहा है ये। अब यहाँ पर अगर हम फेज़ 1 देखते हैं, ग्रामीण स्वच्छ भारत ग्रामीण फेज़ 1 गाइडलाइंस 2017 के, उसने कहा है कि यहाँ पर सेंसिटिव रिलेटिव टू जेंडर, है ना, जिसमें डिग्निटी सेफ्टी इशू जो है वो आती है। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या है, खुले में शौच मत करो, है ना, जो टॉयलेट है घर में टॉयलेट्स बनाओ। इससे क्या होगा, इससे खासकर जो महिलाएं हैं उनकी डिग्निटी यहाँ पर प्रिजर्व हो सकती है। क्योंकि अगर हम देखते हैं सोसाइटी में अगर वो बाहर जाते हैं शौच करने के लिए, तो अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यही चीज़ हमें देखने को मिलती है, और इसके लिए जो महिलाएं हैं उनको अगर हम अग्रेसर करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, और वो दिखा भी है। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने गाइडलाइंस इशू किए हैं जेंडर डायमेंशन सैनिटाइजेशन इंडिया के लिए। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो विमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो तो रहना ही चाहिए। ये जो हम स्वच्छ भारत मिशन लेकर आए हैं, इसमें विमेन का पार्टिसिपेशन जो है रहना चाहिए, प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर लीडरशिप जो है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कमेटी एंड इंस्टीट्यूशन, उसमें भी उनका रोल रहना चाहिए, एक लीडरशिप रोल रहना चाहिए कि हाँ हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे स्वच्छ भारत मिशन 2, ये यहाँ पर सस्टेनेबल बिहेवियरल चेंज है उसके बारे में बात करता है। हमने कई बार डिस्कस किया है, ये समझ लो ये जो एडिटोरियल है रिवीजन पर्सपेक्टिव से ही है, जो आपको पता है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। बिहेवियरल चेंज यहाँ पर होना चाहिए, है ना। आपका बिहेवियर है कि आप बाहर में जाकर शौच कर रहे हो, लेकिन आपका बिहेवियर उसमें चेंज होना चाहिए, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर नए एजेंडा जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट,
सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, रीयूज, ये सब भी होना चाहिए। मतलब आप बाहर में शौच करने नहीं जा रहे हो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप घर में भी कर रहे हो तो घर का पानी ऐसा नहीं कि घर का पानी जो है फिर वो वेस्ट पानी जो है बाहर फेंक रहे हो, डिस्पोज नहीं कर रहे हो, ये सब बाहर निकल रहा है, मतलब नहीं है उसमें, ठीक है। ये भी यहाँ पर होना चाहिए। प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, मॉनिटरिंग, ये जो है ये स्वच्छ भारत मिशन के बेसिक टेनेंट्स हैं जो हमें इंप्लीमेंट करने हैं। और यहाँ पर जो रोल है वुमेन का उसको भी स्ट्रेंथन करना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 50% जो मेंबर्स है वो यहाँ पर वुमेन रहने चाहिए, ऐसे भी यहाँ पर बोला गया था, जिससे कि महिलाएं जो है वो अगर निकल कर आएगी, कि बिहेवियरल चेंज कौन ला सकता है, महिला ला सकती है ना। अब घर में महिला है और पुरुष है, पुरुष तो चला गया बाहर, अब जो बिहेवियर है बच्चों में बोलिए, पूरे फैमिली में बोलिए, कौन लेकर आता है, महिला लेकर आती है। इसलिए महिलाओं का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं, क्योंकि देखिए महिलाओं का कंट्रीब्यूशन स्पेसिफिकली हमें यहाँ पर अगर हम GS1 देखते हैं तो उसमें देखने को मिलता है, उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, तो आपको पता रहना चाहिए। देखिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, उनके प्रोटेक्शन के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि गुड हेल्थ रहना चाहिए, हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए, तभी उनकी हेल्थ अच्छी रह सकती है। हम कुछ भी कर ले उनको, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भैया उनको सबसे पहले तो गुड हेल्थ देना चाहिए, फ्रॉम सैनिटेशन, स्वच्छता के साथ न्यूट्रिशन देना चाहिए, जो यहाँ पर वाटर है वो साफ सुथरा देना चाहिए, एजुकेशन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए। और ये सब के लिए हम यहाँ पर जो स्वच्छ भारत मिशन है इसकी शुरुआत ये हम यहाँ से की जाती है। अब एक हमें देखने को मिलता है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, दूरदर्शन टीवी सीरियल जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया, काफ़ी लोगों ने उसको देखा, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एंटरटेनमेंट है उसके साथ एजुकेशन, जो सस्टेन सैनिटेशन प्रैक्टिसेस है वो भी यहाँ पर दी गई, जिससे कि लोग जो है वो जागरूक हुए, लोगों में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला कि कैसे हमें टॉयलेट्स को मेंटेन करना है, कैसे हमें जेंडर नॉर्म्स को प्रिजर्व करना है, सोशल जो एस्पेक्ट्स है उसको प्रिजर्व करना है। उत्तरा ठाकुर, डिफरेंटली एबल्ड पंचायत हेड फ्रॉम छत्तीसगढ़, उन्होंने भी यहाँ पर सैनिटेशन सर्विसेज जो है विलेज में इंप्रूव करने की कोशिश की, डोर टू डोर गई वो, और फिर उन्होंने यहाँ पर जैसे नाम जो है ना वो हमें लिखने होते हैं, लिख लिए तो बहुत अच्छा होता है। अब देखिए इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन जो है ये यहाँ पर किया जाना चाहिए, जो मासेस की मेंटेलिटी को, बिहेवियर को चेंज कर सकता है। और ड्यूरिंग अर्ली ईयर जो है इम्प्लीमेंटेशन के यहाँ पर शेम एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन ये यहाँ पर चलाया गया है, जिससे कि महिलाएं जो अगर बाहर जा रही है तो शेम है, उनकी डिग्निटी का हनन है, ये यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो यही सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है, और वुमेन जो है, महिलाओं का किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल होता है बिहेवियर चेंज में, उसमें से पॉइंट्स आप यहाँ से निकाल कर आपके आंसर में डाल सकते हो। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, नेशनल मॉनिटरिंग इवोल्यूशन सिस्टम जो है वो यहाँ पर रहनी चाहिए, जिससे कि हम यहाँ पर जेंडर आउटकम जो है वो यहाँ पर ट्रैक कर सके, मेजर कर सके। देन उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर होने चाहिए, जिससे कि हम यहाँ पर स्टेक होल्डर जो है जेंडर टारगेटिंग पर वो यहाँ पर रख सके। और जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, जिसमें NGOs आते हैं, है ना, फाउंडेशंस आते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर जो पावरफुल जेंडर लेंस है उसके साथ यहाँ पर चीज़ों को करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक एडिटोरियल की जो है हिंदू में हमें देखने को मिल रहा है, न्यूज स्पेस, इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे इसरो फर्स्ट लॉन्च ऑफ 2021 इन नंबर्स, तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। शॉर्ट में आपको पता रहना चाहिए अमेजोनिया 1 है ना, ये कैरी आउट किया गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा, और उसी के साथ साथ सैटेलाइट जो है USA से भी थे। इसमें सतीश धवन जो सैटेलाइट फ्रॉम चेन्नई बेस्ड स्पेस किड्स इंडिया ये बिल्ड किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर 78 मिशन श्रीहरिकोटा से हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से टोटल नंबर जो है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसरो जो है उसने 342 फॉरेन सैटेलाइट जो है लॉन्च किए फ्रॉम 34 कंट्रीज अब तक। तो ये जो आंकड़े होते हैं ये आंकड़े आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अमेजोनिया 1 अगर हम देखते हैं तो ये मिशन है लाइफ ऑफ 4 ईयर्स, ये मॉनिटर करेगा डिफॉरेस्टेशन अमेजोन रीजन में। तो ब्राजील जो है उसके तरफ से हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए, ठीक है। और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसके द्वारा ये लॉन्च किया गया उसके बारे में अगर हम शॉर्ट में देखते हैं, 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है इंडिया का, और 4th स्टेज लॉन्च व्हीकल है। इसमें 1st एंड 3rd स्टेज जो है सॉलिड रॉकेट ये इस्तेमाल करते हैं, 2nd एंड 4th जो है लिक्विड, मतलब इस तरीके का अगर है इसमें हमें 4 देखने को मिलते हैं, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया। तो इसमें अगर हम देखते हैं 1st एंड 3rd ये अगर हम देखते हैं तो ये जो है ये सॉलिड इसका इस्तेमाल करते हैं। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं 2nd एंड 4th तो ये लिक्विड रॉकेट इंजन का इस्तेमाल करते हैं। ये फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल है टू बी इक्विप्ड विद लिक्विड स्टेज, तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छे तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। MM एकेडमी ऐप, MM एजुकेशन ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद। और हाँ, जो फाइनल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब जो है, उसका जवाब है दोनों ही उसमें
बिल्कुल सही है जो एमसीक्यू मैंने आपसे पूछा था। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।